हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम है काजल और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज विद द यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत वेटेज रखता है आपके अपकमिंग एग्जाम में और बहुत सारे क्वेश्चन इजी टू हाई लेवल यहाँ से बनते हैं। स्टैटिक्स क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं, जैसे ईयर, फाउंडिंग मेंबर या फिर हेडक्वार्टर्स जैसे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, तो इसलिए रीजन यही रहा है पहला यूनिट पिक करने का। और इजी टू अंडरस्टैंड है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट आपने अपने 12th के सिलेबस में पढ़ा होगा और उसके बाद भी, और इसे आप अपने डे टू डे एनवायरनमेंट से, डे टू डे लाइफ से, जितनी आप तक आपने थ्योरीज पढ़ी हैं, जितनी बातें पढ़ी हैं, उन सब से आप रिलेट कर सकते हैं। तो मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट यूनिट है और आई होप कि आपकी भी ये फेवरेट यूनिट है, और या नहीं है तो ये बन जाएगी आफ्टर द सेशंस यू विल अटेंड। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो सेशन रहने वाला है वो इंटरनेशनल बिजनेस में जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज होती हैं उनसे रिलेटेड है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दो पार्ट्स, एक आपका क्लासिकल का है, दूसरा आपका नियो क्लासिकल का है। नियो क्लासिकल या जिन्हें हम मॉडर्न बेस्ड या फर्म बेस्ड थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न बेस्ड जो थ्योरीज हैं आपकी, वो कंपनी से रिलेटेड है या आपकी फर्म बेस्ड थ्योरीज जिन्हें हम कहते हैं। और जो क्लासिकल थ्योरीज है वो कंट्री बेस्ड है, यानी कि हम उसमें आप देखेंगे कि कंट्री के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब कुछ देखते हैं, और मॉडर्न थ्योरीज में हम फर्म के, इंडस्ट्री के, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देखते हैं। चलिए, आई होप ये क्लियर है। मैंने बाइफिकेशन यहाँ कर रखा है कि कौन कौन सी क्लासिकल थ्योरीज है, कौन कौन सी मॉडर्न थ्योरीज है। देखने में लग सकता है कि अरे अब तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पुराने साइकिल्स की बात है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं और बन भी जाते हैं किसी किसी शिफ्ट में कि बताइए इनमें से कौन सी क्लासिकल थ्योरी है या कौन सी मॉडर्न थ्योरी है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लासिकल थ्योरीज कौन कौन सी है, जैसे मर्केंटिलिज्म है और एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, सॉरी, कंपैरेटिव एडवांटेज है, हेक्सर एचओ थ्योरी है जिन्हें हम फैक्टर एंडोनमेंट थ्योरी के नाम से या टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही आपकी फर्म बेस्ड थ्योरी में आप देखेंगे तो कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी है, प्रोडक्ट पीएलसी थ्योरी है, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक थ्योरी है, पॉटर का डायमंड मॉडल है। ये सारे आपके नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है पॉटर द्वारा। ये सारी आपकी नियो क्लासिकल या मॉडर्न या फर्म बेस्ड थ्योरी है। चलिए, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सेशन नाउ। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन दे रखा है रिकार्डियन मॉडल का। रिकार्डियन मॉडल बेसिकली आपका कंपैरेटिव एडवांटेज का है। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है ये, क्योंकि ये डेविड रिकार्डे द्वारा जो आपकी मॉडल दी गई थी उसी के बारे में कहा, पूछा गया है। डेविड रिकार्डो की, क्योंकि रिकार्डो उनका सरनेम था, इसी वजह से उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी उसको हम रिकार्डियन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिकार्डियन मॉडल, कंपैरेटिव एडवांटेज कैन एग्जिस्ट इवन इफ अ कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन ऑल गुड्स। मतलब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी के हिसाब से अगर किसी कंट्री के पास सभी गुड्स, सभी सर्विसेज में अगर एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज भी है, तब भी कंपैरेटिव एडवांटेज के थ्रू उसको फायदा देखने को मिलता है, यानी कि कंपैरेटिव एडवांटेज होता ही है। रीजन क्या है कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो ओवरऑल या एब्सोल्यूट कॉस्ट के ऊपर बेस्ड ही नहीं है, ये बेस्ड है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, आपकी जो आपने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी होगी 11th-12th में, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है आपका कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव वो आपने छोड़ दिया है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये आपने बहुत बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ी होगी जब आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू किया था उससे रिलेटेड। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बहुत बेसिक डेफिनेशन आपको यही देखने को मिलती है कि नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब जो आपके पास ऑप्शंस थे उसमें मान लीजिए दो ऑप्शंस थे और मैंने चूज किया ऑप्शन नंबर ए, तो यानी मैंने ऑप्शन बी को छोड़ दिया है, तभी मैं ऑप्शन ए को चूज कर पाई हूँ। तो जो कॉस्ट आई है मेरी ऑप्शन बी को छोड़ देने में, उसी कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
चलिए, आई होप ये क्लियर है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज उसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है। मतलब अगर आपको मान लीजिए आपको डिसएडवांटेज है सभी तरह की गुड्स बनाने के लिए, चाहे कैपिटल इंटेंसिव हो या लेबर इंटेंसिव। अब जब आपको पता है कि सभी गुड्स को बनाने में आपका डिसएडवांटेज होता है, तो फिर भी आपको गुड्स तो बनाने हैं, एक्सपोर्ट करना है, ट्रेड करना है, तो आपने चूज किया कि चलो हम लेबर इंटेंसिव गुड्स पे फोकस करते हैं। ऑल्दो वहां पे भी डिसएडवांटेज था, लेकिन फिर भी वहां कंपैरेटिव एडवांटेज कैसे होगा? क्योंकि आपने देखा कि आपकी इकोनॉमी में या आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। या हम कहें कि आपकी कंट्री में रिसोर्सेज की, बाकी रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन फिर भी आपके पास लेबर फोर्स बहुत है, वर्क फोर्स बहुत है। तो आपने देखा कि वहां से मैं लेबर इंटेंसिव गुड्स बना सकता हूं, तो आपने उसका कंपैरेटिव एडवांटेज उठाया और ट्रेड शुरू किया। तो बेसिकली यही कहा जाता है। ओके, चलिए, तो बोथ ट्रू है और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि कंपैरेटिव एडवांटेज तब भी एग्जिस्ट करता है जब एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो आपको सभी तरीके के गुड्स में। और कंपैरेटिव एडवांटेज जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड है, ना कि एब्सोल्यूट या टोटल कॉस्ट के ऊपर। चलिए, आई होप क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डेफिनेशन दे रखी है कि कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या हुआ कि टू प्रोड्यूस अ गिवन गुड और सर्विस इन अ मोर एफिशिएंट इन इकोनॉमिकल वे, कॉम्पिटिटिव मैनर देन इट्स पियर्स। मतलब उसके जो पियर्स हैं, जो उसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी ज्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल तरीके से आपकी एबिलिटी के बारे में बात करता है जब आप गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हो। डेविड रिकार्डो ने दिया था ये 1817। अजम्पशंस दे रखी है कि हम मान लेते हैं, यानी कि ये थ्योरी को सही प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि भाई कोई भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, बाकी जितनी भी कॉस्ट है सारी की सारी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। मतलब आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो, फिक्स कॉस्ट हो, सबकी सब कांस्टेंट है, नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। और दो ही इकोनॉमीज हैं जो कि गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, गुड्स भी दो ही हैं, इकोनॉमीज भी दो ही हैं। और यहाँ जो गुड्स ट्रेड किए जाते हैं वो आइडेंटिकल इन नेचर है, मतलब कि सेम सेम है। और फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूस जो प्रोडक्शन है आपके, हम मान लेते हैं कि उनकी परफेक्ट मोबिलिटी है। कोई भी आपका ट्रेड बैरियर नहीं है, मतलब नॉन टैरिफ या टैरिफ बैरियर्स देखने को नहीं मिलते हैं। और सबको परफेक्ट नॉलेज है, बायर्स को भी और सेलर्स को भी। ये बेसिकली आपकी अजम्पशंस हैं थ्योरी की। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। अजम्पशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहां से आपके स्टेटमेंट वाले, असर्शन, रीजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लियोंटिफ पैराडॉक्स से रिलेटेड। असर्शन दे रखा है कि लियोंटिफ पैराडॉक्स कॉन्ट्राडिक्टेड द प्रेडिक्शंस ऑफ हेक्सर ओहलिन थ्योरी। रीजन है कि यूएसए, अ कैपिटल अबंडेंट कंट्री, एक्सपोर्टेड लेबर इंटेंसिव गुड्स। लियोंटिफ पैराडॉक्स ने जो हेक्सर ओलिन थ्योरी थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया था। मतलब एचओ थ्योरी की जो प्रिडिक्शंस थी, जो फाइंडिंग्स थी, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता था लियोंटिफ पैराडॉक्स। क्यों? क्योंकि यूएसए में देखा गया कि यूएसए तो एक कैपिटल अबंडेंट कंट्री है, मतलब उसको कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनानी चाहिए, बट वो बना रहा था आपकी लेबर इंटेंसिव गुड्स। मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए वो लेबर इंटेंसिव गुड्स बना रहा था। तो ये कैसे हुआ? जबकि हेक्सर ओलिन थ्योरी कहती है कि भाई अगर आप लेबर इंटेंसिव में हैं, ठीक है, तो आप लेबर इंटेंसिव, मतलब आपके पास लेबर अबंडेंट में है तो आप बनाइए लेबर इंटेंसिव गुड्स। और अगर आपके पास कैपिटल अबंडेंट में है तो आप बनाइए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। लेकिन यूएसए कर रहा था इसका ऑपोजिट। हमें पता है यूएसए इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वहां यूएसए में कैपिटल अबंडेंट में था, बट फिर भी वो क्या बना रहे थे? लेबर इंटेंसिव गुड्स। तो ये क्या हुआ? ये पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, कि आप जो कह रहे हो कर उसका ठीक उल्टा रहे हो, ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। तो यूएसए में लियोंटिफ हेक्सर ओलिन की थ्योरी काम करती हुई नहीं दिखी, तो उन्होंने इसको लियोंटिफ पैराडॉक्स का नाम दिया। उन्होंने मतलब लियोंटिफ। तो आपका असर्शन रीजन ट्रू है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलिए, ये दे रखा है कि लियोंटिफ पैराडॉक्स ने 1950 में फाइंडिंग्स की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मर्केंटिलिज्म की थ्योरी के ऊपर है। मर्केंटिलिज्म इंकरेज करता है फ्री ट्रेड अमंग नेशंस। मतलब कि भाई आराम से ट्रेड कीजिए, फ्रीली ट्रेड कीजिए, कोई बैरियर नहीं, जिसको जितना ट्रेड करना है कर सकता है, ऐसा। एक मिनट, ठीक है, तो ये कहता है आपका लियोंटिफ, सॉरी नॉट लियोंटिफ, मर्केंटिलिज्म की फ्रीली ट्रेड, ये असर्शन कह रहा है। जबकि रीजन कह रहा है कि मर्केंटिलिस्ट एक ऐसी पॉलिसी है जो कि एम करता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड अचीव करना। तो असर्शन आपका गलत है, बट
रीजन आपका ट्रू है, क्योंकि असर्शन जो कह रहा है कि फ्री ट्रेड अमंग नेशंस, ये बिल्कुल गलत है। मर्केंटलिज्म ये नहीं कहता है कि नेशंस के बीच में फ्री ट्रेड होना चाहिए, वो बस ये कहता है कि जो नेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से वो वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा, वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा तो वो पावरफुल कंट्री बनकर उभर सकता है। तो रीजन आपका बिल्कुल ट्रू है कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड चाहते हैं। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा? जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इंपोर्ट से। अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो यहाँ पर आपको बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा देखने को मिलता है? फेवरेबल। ठीक है, तो अगर फेवरेबल देखने को मिल रहा है तो ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मर्केंटलिज्म कहती है ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, तो यानी फेवरेबल बैलेंस रखो। लेकिन असर्शन गलत है, तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। मर्केंटलिज्म क्या है? 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में आया था, अब ये देखने को नहीं मिलता। इसका आइडिया था कि नेशन को अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि वो पावरफुल कंट्री बनकर निकले। और ये वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट की जा सकती है? थ्रू इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ट्रेड और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर। जैसे यहाँ पर आपकी एक मदर कंट्री है और एक कॉलोनी है, और उसकी एक दूसरी कॉलोनी भी है। तो मदर कंट्री कह रही है, मदर कंट्री क्या करती है कॉलोनी से? मदर कंट्री मान लीजिए इंग्लैंड, ठीक है। मदर कंट्री है मान लीजिए आपकी इंग्लैंड, और उसकी कॉलोनी है मान लेते हैं पहले टाइम में जब थी कॉलोनी भारत, और मान लेते हैं कोई सहारन अफ्रीकन कंट्री। एक ये मान लेते हैं ये इंडिया है, और ये कोई अफ्रीकन कंट्री है, मान लेते हैं सूडान। ठीक है, चलिए, आई होप सूडान, हाँ सूडान अफ्रीकन कंट्री। ये कंट्रीज हैं आपकी। अब इंग्लैंड क्या करेगा? क्या मर्केंटलिज्म के अंदर कैसे काम करता था मर्केंटलिज्म, कि इंग्लैंड क्या करेगा कि एक्सपोर्ट करवाएगा, सॉरी इंपोर्ट करवाएगा, भारत से इंपोर्ट क्या करवाएगा? रॉ मटेरियल्स और लो प्राइसेस, कम कम प्राइस पे सस्ता सस्ता सामान भारत से रॉ मटेरियल के रूप में इंपोर्ट करवा लेगा। वो रॉ मटेरियल आएंगे इंग्लैंड में, इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रीज लगी हैं वहां आएंगे। इस इंडस्ट्री में उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बनाए जाएंगे, और फिर इन्हीं फिनिश गुड्स को इंडिया में बेच दिया जाएगा एट हाई प्राइस। इसलिए जब आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी का, तो उसमें आप देखते हैं कि इंग्लैंड ने भारत को क्या बना दिया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को क्या बना दिया था? इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। यही सेम स्ट्रैटेजी इंग्लैंड ने लगभग अपनी सभी कॉलोनीज के साथ इम्प्लॉय की थी। तभी इंग्लैंड क्या कर पाया? वेल्थ को एक्यूमुलेट, ठीक है, दूसरी कंट्री से वेल्थ ड्रेन करके उनका अपने पास एक्यूमुलेट कर पाया और बन गया एक सुपर पावर। ठीक है, तो बेसिकली मर्केंटलिज्म यही कहता है कि आप बस एक्सपोर्ट करते रहिए और सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ते रहिए। आई होप आपको क्लियर है कि मर्केंटलिज्म कैसे काम करता है। और ये जो दो कॉलोनी, मतलब दो आपकी जो कंट्रीज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था इंडिया एंड सूडान, तो ये आपस में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये जो ट्रेड करेंगे, जितना ट्रेड करेंगे, ये अपनी मदर कंट्री यानी कि इस केस में इंग्लैंड के साथ ही कर सकते थे, आपस में ट्रेड नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एचओ थ्योरी से, है कि बताइए इनमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो हेक्सर-ओलिन थ्योरी को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाला। चलिए याद कीजिए, आपने जो हेक्सर-ओलिन थ्योरी पढ़ी है उसमें कौन कौन सी बातें हैं, क्या क्या अजम्पशंस हैं, क्या कहता है वो थ्योरी, उस हिसाब से यू कैन टेल द आंसर। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका रिलेटिव फैक्टर एंडोनमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हेक्सर-ओलिन थ्योरी जो है टू फैक्टर थ्योरी है। हम मानते हैं भाई एक लेबर है, एक कैपिटल है, कैपिटल को हम के से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, बस यही दो फैक्टर्स हैं, और इन्हीं दो फैक्टर के बेसिस पर आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, इन्हीं दो फैक्टर्स के बेसिस पर। अगर आपकी कंट्री में बहुत सारा लेबर है तो आप बनाइए लेबर इंटेंसिव गुड्स, अगर आपकी कंट्री में बहुत सारा कैपिटल है तो आप बनाइए कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, बस। चलिए, तो ये आपकी हेक्सर-ओलिन थ्योरी के बारे में बता रखा है। अजम्पशंस है 2-2-2 का मॉडल है, मतलब दो कंट्री, दो ही गुड्स और दो ही फैक्टर्स। ठीक है, बस यही है आपका हेक्सर-ओलिन थ्योरी। दो कंट्री, दो गुड्स एंड दो फैक्टर। दो कंट्रीज कोई भी हो सकती हैं, दो गुड्स कोई भी हो सकते हैं, दो फैक्टर आपके लेबर एंड कैपिटल। बाकी अजम्पशंस है कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, वही लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता रहेगा, कोई भी कहीं पर भी आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, टेस्ट आपको दोनों मार्केट में सिमिलर देखने को मिलता है,
कंपटीशन बिल्कुल परफेक्ट है। इंटरनल फैक्टर की मोबिलिटी मतलब विद इन द कंट्री फैक्टर्स बिल्कुल फ्रीली मोबाइल हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो है। आपकी कंट्री में, आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है और आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के बिल्कुल बराबर है, मतलब कोई सरप्लस नहीं, कोई डेफिसिट बीओपी का देखने को नहीं मिलता है, बैलेंस्ड रहता है। चलिए, आई होप क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, पीएलसी थ्योरी सजेस्ट क्या करती है, व्हाट डज इट सजेस्ट। ओके, चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनोवेशन अकर्स इन हाई इनकम कंट्रीज एंड शिफ्ट्स प्रोडक्शंस लेटर। कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के हिसाब से, अगर आपको याद है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, मुझे लगता है सबसे इजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो यहाँ से बन जाते हैं। ये आपने मार्केटिंग में भी पढ़ा होगा और इसे हम इंटरनेशनल बिजनेस में भी पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये आपका ग्राफ है किसी भी प्रोडक्ट का, तो हर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी के हिसाब से एक लाइफ लाइन होती है। जैसे शुरुआत होगी उसकी, शुरुआत होते होते पहले वो अपने पीक पे कहीं पहुंचेगा, जैसे ही पीक पे आएगा तो वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा उसके बाद। यानी कि शुरुआत होती है उसकी इनिशियल स्टेज पे, शुरुआत इनिशियल स्टेज पे जो शुरुआत होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। यहाँ होगा आपका इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है, यहाँ होता है आपका इंट्रोडक्शन स्टेज। फिर इसके बाद आप आ जाते हो ग्रोथ स्टेज में। इंट्रोडक्शन स्टेज में अक्सर हमें प्रॉफिट देखने को नहीं मिलते, ग्रोथ में देखने को मिलता है। फिर आप ग्रोथ करते हो, सेल बढ़ती रहती है कॉन्स्टेंटली। उसके बाद आप आ जाते हो मेच्योरिटी में। मेच्योरिटी में यानी कि अब आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगा सब कुछ, कांस्टेंट सेल, कांस्टेंट प्रॉफिट, ठीक है। अब बेसिकली और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का कोई स्कोप नहीं है। आप मैच्योरिटी पे, मतलब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे प्रोडक्ट पहुंच चुका है, उसके बाद हो जाएगा वो डिक्लाइन होना शुरू। जैसे ही प्रोडक्ट इस स्टेज में पहुंचता है तो कंपनीज क्या करती हैं, उसको डंप कर देती हैं किसी न्यू मार्केट में, क्योंकि उनकी खुद की मार्केट के लिए तो प्रोडक्ट डिक्लाइन हो चुका है। अब ये इसी स्टेज में, क्योंकि अब इनको अपनी मार्केट में प्रॉफिट्स नहीं होने वाले हैं, हो सकता है थोड़े टाइम में उनको लॉसेस फेस करने पड़े, क्योंकि धीरे धीरे प्रॉफिट घटेगा और फिर वो लॉस की तरफ जाएंगे। तो वो इसी स्टेज में क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को किसी नई मार्केट में डंप कर देते हैं। कि और उस नई मार्केट में क्योंकि वो प्रोडक्ट पहले से नहीं अवेलेबल था, तो वो वापस से किस स्टेज में पहुंच जाता है, उसका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल वापस से इंट्रोडक्शन से शुरू हो जाता है। तो ये इसी तरीके से बार बार उसको नई मार्केट में डंप करते रहते हैं, जब वो एक मार्केट में डिक्लाइन होने लगे। तो यही कहा है कि इनोवेशन तो आपके हाई इनकम कंट्रीज में होते हैं, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो हाई इनकम कंट्रीज है, वहां इनोवेशन देखने को मिलता है। और जब यहाँ पर अब उनका प्रोडक्ट मेच्योरिटी में, डिक्लाइन में आ जाता है, तो वो प्रोडक्शन को शिफ्ट कर देते हैं किसी न्यू मार्केट में, किसी फॉरेन मार्केट में। चलिए, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगेन डेविड रिकार्डो की थ्योरी से है कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज क्या अज्यूम करती है। अभी हमने अजम्पशंस पढ़े थे, तो आपको बताने इसमें से वो क्या अजम्पशंस हैं जो कंपैरेटिव एडवांटेज में आते हैं। चलिए, तो आपका आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड वन फैक्टर। कंपैरेटिव एडवांटेज में एक फैक्टर होता है, दो फैक्टर्स आपके फैक्टर एंडोनमेंट में होते हैं। सॉरी, मैंने शायद शुरू में आपको बता दिए थे, कंपैरेटिव एडवांटेज में दो होते हैं, सॉरी। कंपैरेटिव एडवांटेज में आपका एक फैक्टर होता है, हेक्सर रोलिंग थ्योरी में आपके दो फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि 2x2 मॉडल होता है। हाँ, रिटर्न्स कांस्टेंट है, कोई रिटर्न्स में चेंज नहीं आएगा, वो वन फैक्टर के साथ आपको कांस्टेंट रिटर्न देता रहेगा। बाकी ऑप्शंस आपके नहीं है, क्योंकि मोबिलिटी नहीं हम देखते हैं बिटवीन कंट्रीज, विद इन द कंट्रीज रहती है, एक से ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, और इंक्रीजिंग रिटर्न ही कांस्टेंट रिटर्न होता है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होती। चलिए, नेक्स्ट है आपका न्यू ट्रेड थ्योरी, जो है वो किसकी वजह से होता है, मतलब क्या रीजंस है न्यू ट्रेड थ्योरी के अकर होने की। ओके, चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्केल इकोनॉमीज, यानी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब समझिए ये न्यू ट्रेड थ्योरी होती क्या है। न्यू ट्रेड थ्योरी जो है तीन चीजों के ऊपर बेस्ड है। पहला तो आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल, विच हैपेंस ड्यू टू मास प्रोडक्शन।
मास प्रोडक्शन की वजह से आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर पाते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि जो सामान बनाने की पर यूनिट कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाती है, पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी कम से कम हो जाती है। इसका मतलब आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर लिया है। नेटवर्किंग का इफेक्ट देखने को मिलता है कि कितनी नेटवर्किंग है, कितनी कंट्रीज में आपका बिजनेस है। और आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी पहली बार आप जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं किसी नई मार्केट में जहां पहले से वो प्रोडक्ट नहीं था, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा कस्टमर बेस आपका ही बनेगा, क्योंकि आपसे पहले तो मार्केट में कोई था नहीं। हाँ, हो सकता है आपके बाद लोग आए मार्केट में, लेकिन फिर भी ज्यादा कस्टमर बेस उसी के पास होता है जिसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। तो ये तीन चीजों के ऊपर बेस है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्यों होता है, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात वहां की नहीं थी। हाँ, नेटवर्किंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात की थी, नेटवर्क इफेक्ट की बात नहीं थी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो होगा अगर, तो आप प्रोडक्ट भी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे, क्योंकि इससे पहले तो किसी के पास वो प्रोडक्ट नहीं था। आपने फर्स्ट मूव लेकर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से ज्यादा अलग होगा, तभी आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का फायदा देखने को मिलता है। तो आई होप क्लियर है। तीन चीजों के ऊपर बेस्ड है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेटवर्क इफेक्ट्स एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हेक्सर ओलिन थ्योरी के आपके की अजम्पशंस क्या हैं। ये क्वेश्चन हमने दो बार पहले भी कर लिया है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको सही आंसर इसे दे रखा है, लेकिन ऑनेस्टली पहले आप खुद से सही आंसर मार्क कीजिए, देन आप ट्राई कीजिएगा कि आप चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही था या नहीं। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। रिकार्डियन थ्योरी वही आपकी डेविड रिकार्डो की जो कंपैरेटिव एडवांटेज वाली थ्योरी थी, इसी के बारे में पूछा हुआ है कि रिकार्डियन थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या है। क्रिटिसिज्म वही होता है, आपको मेजरली अगर अजम्पशंस याद हैं तो समझ जाइए कि उसमें जो उल जुलूल अजम्पशंस होती है ना, मतलब ऐसे ही बस थ्योरी को सही साबित करने के लिए जो अजम्पशंस ली जाती हैं रियल वर्ल्ड में, जो आपको कोई तुक नहीं बनाती है, वही बेसिकली उसका क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो अगर याद हो तो वहां लिखा था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 है, मतलब वो लोग इग्नोर कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, जबकि हमें पता है जब हम रियल ट्रेड करेंगे तो चाहे आप अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं या विद इन द कंट्री ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0 नहीं हो सकता। तो एक तो ये आपका क्रिटिसिज्म है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होना चाहिए। चलिए अगर ऑप्शन 1 है तो ये हटा दो। ओके, अज्यूम्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अज्यूम कर लेता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। चलिए ठीक है, थर्ड देखते हैं कि बेस्ड ऑन वन फैक्टर, ये करेक्ट है कि बेस्ड है ये वन फैक्टर पे, बट क्या एक ही फैक्टर इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन में? हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपके 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लेकिन ये कहता है एक ही है आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। टेक्नोलॉजिकल चेंज तो इसमें होते ही नहीं है, ये मतलब ये तो अच्छी बात है वैसे, लेकिन उन्होंने अजम्पशंस में इसको ले रखा है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता क्योंकि ये अजम्पशंस का ही पार्ट नहीं है। तो यानी आपका आंसर होगा, फोर्थ हम हटा दे तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 विच इज 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पॉटर्स डायमंड मॉडल के बारे में पूछा गया है। पॉटर्स डायमंड मॉडल एक्सप्लेन्स कॉम्पिटिटिवनेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कि पॉटर का जो डायमंड मॉडल है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करता है, नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये जो एडवांटेज मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, ये किस लिए मिल रहा है, क्या एलिमेंट्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। चलिए तो इसका आपको पहले एक बार पढ़ लेते हैं, देन वी विल मूव टू द आंसर। हाँ, ये है आपका पॉटर्स डायमंड मॉडल। पॉटर्स डायमंड मॉडल 4 चीजों से है बना हुआ। एक तो है फैक्टर कंडीशन, यानी जहां पर भी आप जिस कंट्री में भी काम कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए जो भी फैक्टर्स चाहिए, जैसे भी कंडीशन चाहिए, क्या वो उस कंट्री में है या नहीं, इसकी वजह से एडवांटेज मिल सकता है। दूसरा, आपकी इंडस्ट्री के लिए सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, ठीक है, मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए मुझे चाहिए कैपिटल। अब पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास इतना पैसा ना हो, तो यानी मुझे चाहिए बैंक जो मेरे लिए इन्वेस्ट करे। अगर उस कंट्रीज में बैंकिंग स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो मुझे लोन कौन देगा? अगर लोन ही नहीं मिलेगा
तो मैं ये यूनिट कैसे लगाऊंगी, तो फिर कैसा बिजनेस कैसा कंपटीशन। तो यानी रिलेटेड और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब काम अकेले नहीं कर सकते, यू नीड सपोर्टिंग एंड रिलेटिंग इंडस्ट्रीज। और डिमांड कंडीशन, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड उस मार्केट में कैसी डिमांड है, डिमांड ज्यादा है कि नहीं, कम है, मतलब आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे भी कम है, या आप इतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, मतलब डिमांड बहुत है बट आपके रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं है कि आप डिमांड को फुलफिल करें, तो आप कभी भी एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। प्लस फर्म स्ट्रैटेजी, फर्म की अपनी स्ट्रक्चर अपनी स्ट्रैटेजी है कैसी, उसके राइवल्स कैसे, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि आपको मार्केट में वो कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलिए, तो इसमें हमने देख लिया कि ये 4 चीजें जो हैं आपके एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसके थ्रू होता है, तो आपका डिमांड कंडीशन तो ट्रू होगा, फर्म स्ट्रैटेजी भी है, फैक्टर कंडीशन भी है, जो नहीं है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। तो 3 को एलिमिनेट करें तो आंसर होगा आपका, सॉरी सेकंड को एलिमिनेट करें तो आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, दैट इज ए। ओके, चलिए, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड से रिलेटेड यहाँ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंट्रा इंडस्ट्री का मतलब हुआ विद इन द इंडस्ट्री जब आप ट्रेड करते हो। ओके, एक इंटर होता है आपकी इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर ट्रेड कर रही है आपके फुटवेयर इंडस्ट्री के साथ, तो ये हो गया इंटर इंडस्ट्री, 2 डिफरेंट इंडस्ट्री ट्रेड करती हैं। लेकिन अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही ट्रेड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स से मिलकर इंडस्ट्री बनती है, तो उन्हीं फर्म्स के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है एक जैसी फर्म्स के बीच में, तो हम उसका इंट्रा इंडस्ट्री बोलते हैं। चलिए, इसमें से आपको बतानी है सही स्टेटमेंट्स क्या है। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड की। पहली बात तो यहाँ सिमिलर गुड्स का ट्रेड होता है ऑफकोर्स, क्योंकि इंट्रा इंडस्ट्री है। और कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये हेक्सर ऑल-इन मॉडल को। हेक्सर ऑल-इन मॉडल क्या कहता था कि आप 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड करते हैं, 2 फैक्टर्स 2 गुड्स और 2 ही इकोनॉमीज, 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड 2 ही गुड्स, 2 into 2 into 2 मॉडल, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। और ये अराइज होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से और इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से, मतलब मास प्रोडक्शन किया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव की, जिसकी वजह से आपको इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड करने को मिलता है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में फाउंड होता है ऐसा कुछ नहीं। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम से आपसे पूछा गया है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम जो है वो किस कंडीशन में काम करता है। ठीक है, चलिए, तो आंसर होगा आपका आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स। अगर टेक्नोलॉजी सेम है और ट्रेड बैरियर्स नहीं है, तब आपका फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी काम करती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक आपका है लैंड, एक है आपका, सॉरी लैंड कह रही हूँ, एक है आपका कैपिटल, एक है आपका कैपिटल और एक है आपका लेबर। कैपिटल के लिए जो फैक्टर प्राइस है वो क्या होता है, इंटरेस्ट। लेबर के लिए जो है वो होता है वेजेस, वेजेस या सैलरी। जब ये इंटरेस्ट और वेजेस एंड सैलरीज आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, ये दोनों जब आपस में इक्वल हो जाएं, तो हम इसे कहते हैं कि ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरी है। ठीक है, ये कब इक्वल हो सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी बिल्कुल सेम है, ठीक है, और ट्रेड बैरियर्स हैं ही नहीं, तब इस केस में अगर कैपिटल और लेबर तो दोनों अलग चीजें हैं, फिर भी इनके फैक्टर प्राइसेस सेम हो जाती हैं इस कंडीशन। ठीक है, ये पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दी गई थ्योरी है जो बताता है कि वेजेस और कैपिटल रिटर्न्स का मतलब इंटरेस्ट होता है, कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, कि अगर फैक्टर्स अलग भी है, मतलब लेबर और कैपिटल दोनों अलग भी हैं, तब भी उनके प्राइसेस सेम हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कंट्रीज जो है स्पेशलाइज हो जाती हैं ऑन ऑन इन देयर कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसकी वजह से जो प्राइजेस हैं, जो फैक्टर्स आपने यूज किए हैं, चाहे लेबर यूज किया है चाहे कैपिटल यूज किया है, उसके जो प्राइजेस हैं वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहते हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री में और घटते रहते हैं इंपोर्टिंग कंट्री में, जिसकी वजह से मतलब एक का लेट्स से एक का आपका कैपिटल इंटरेस्ट, कैपिटल पे जो रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट, वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी कंट्री में लेबर बढ़ता जा रहा है, तो यानी लेबर घटता जा रहा है, लेबर का जो रिटर्न है या वेजेस है वो घटता जा रहा है, तो वहां के इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे होंगे, तो दोनों एक टाइम पर जाके बराबर हो जाएंगे, फैक्टर प्राइजेस आपके बराबर हो जाएंगे। कब, अगर टेक्नोलॉजी सेम है और अगर जो
आपने ट्रेड बैरियर्स को बिल्कुल हटा दिया, यानी नो ट्रेड बैरियर्स और सेम टेक्नोलॉजी होगी, तो आपके वेजेस एंड इंटरेस्ट, लेबर और कैपिटल के अलग होने के बावजूद वेजेस और सैलरीज आपके बराबर हो जाएंगे, दो कंडीशंस में, अगर आपके ट्रेड बैरियर्स नहीं है, अगर आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि which trade theory would best explain the rise of multinational corporations shifting production to low cost countries। अभी हमने किया देखा था कि जो कॉरपोरेशन जब अपनी प्रोडक्शन को शिफ्ट कर देती हैं किसी लो कॉस्ट कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में या लेस डेवलप्ड कंट्री में, तो हम वो किस थ्योरी के अंडर इसको पढ़ते हैं, वो आपसे पूछा गया है। चलिए, तो ये होगा आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी में अभी हमने पढ़ा, रेमंड वर्नॉन ने दिया था, ये बेसिकली वही दिखाता है कि आप पहले इंट्रो में होते हैं, देन ग्रोथ में जाते हैं, देन मेच्योरिटी में, डिक्लाइन में, और जैसे ही डिक्लाइन में पहुंचते हैं तो आप अपनी प्रोडक्शन यूनिट शिफ्ट कर देते हैं किसी ऐसी कंट्री में जहां वो प्रोडक्ट अभी नहीं है और वो लो कॉस्ट कंट्री है, तो आपको वहां से वापस जो प्रोडक्ट है आपका, उसकी नई साइकिल शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर। डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो टाइम से, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पॉलिसी की वजह से, इनोवेशन की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से चेंज हो जाता है। तो डायनामिक का मतलब ही होता है चेंज होते रहना, तो ये चेंज हो जाता है। फैक्टर एनवायरमेंट स्टैटिक रहते हैं, मतलब सेम रहते हैं। कंट्रीज को हमेशा सेम एडवांटेज मिलता रहता है, और ट्रेड जो है वो इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, ये जो चेंजेस हो रहे हैं इस दौरान नहीं किया जाना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है नहीं, डायनामिक है मतलब चेंजेस हैं, तो कोई भी चीज स्टैटिक अगर होगी तो डायनामिक कैसे हो सकती है, इसलिए आपके बी और सी तो बिल्कुल गलत होंगे। और ट्रेड अवॉइड करने की बात तो कोई थ्योरी कहेगी नहीं कि ट्रेड आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही है आपका कि चेंज होता रहेगा आपका कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब पहले आपको कितना एडवांटेज मिल रहा था, अब कितना एडवांटेज मिलेगा, वो चेंज होगा। क्यों चेंज हो सकता है, क्योंकि पॉलिसी चेंज होगी, इनोवेशन हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, इन सब रीजन की वजह से आपका कंपैरेटिव एडवांटेज धीरे धीरे चेंज भी होता रहता है। चलिए नेक्स्ट आपका अगेन हेक्सरोलिन थ्योरी है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, बिना देखे इसका आंसर, क्योंकि हम हेक्सरोलिन के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप आपको अभी तक उसकी थ्योरी क्लियर है, उसके अजम्पशंस क्लियर है, वो किस बारे में बात करता है वो क्लियर है। तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए बिना इसका आंसर पहले देखें ऑनेस्टली, और फिर बताइएगा कि आंसर सही था या नहीं। तो बस यही हमारी क्लास आज खत्म होती है। हाँ, एक थ्योरी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की, एडम स्मिथ ने दी है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज हमें पता है कि क्या होता है कि कोई जो इंडिविजुअल है, कोई कंपनी है, कोई रीजन है, कोई कंट्री है, वो किस अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किस गुड या किस सर्विस को सबसे ज्यादा ग्रेटर क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकता है, उसको उसी को प्रोड्यूस करना चाहिए। मतलब अपने सारे रिसोर्सेज जो हैं, मान लीजिए आपके दो गुड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ कि मैं एक कंट्री है ए, एक कंट्री आपकी ए, वो दो गुड्स बना सकती है, लेट्स से एक बना सकती है चॉकलेट और एक बना सकती है वो चिप्स। चलिए चिप्स नहीं, चिप्स नहीं, लेट्स से वी कैन टेक वॉफल्स, चॉकलेट वॉफल्स, ठीक है। अब उसे पता है कि मैं ज्यादा जो है वो चॉकलेट्स बना सकती हूँ, तो यानी जो भी रिसोर्सेज मैं वॉफल्स बनाने में यूज कर रही थी, मैं अब उनको भी चॉकलेट बनाने में यूज करूंगी। ये है एब्सोल्यूट एडवांटेज, मतलब मुझे एडवांटेज दोनों जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन ज्यादा, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में मैं वॉफल्स नहीं बना सकती। तो अगर मैं अपने रिसोर्सेज को दो जगह पे बांट दूं, तो मेरे लिए तो अब चॉकलेट में जहां मुझे एडवांटेज था, अब वो भी मुझे नहीं मिलेगा, और वेफल्स में वैसे ही मैं उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, तो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या कहता है कि देखो, अगर आप दो जगह एडवांटेज, मतलब दो प्रोडक्ट्स बना सकते हो, तो ऐसा करो, आप देखो आप कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हो, उससे उसके ऊपर आप अपने सारे रिसोर्सेज लगाओ और उसको और ज्यादा प्रोड्यूस करो और उसको एक्सपोर्ट करो। वॉफल्स आप ऐसा करो, इंपोर्ट करवा लो आप बाहर से, या उस केस में दूसरा गुड, ठीक है। ये आपका है एब्सोल्यूट एडवांटेज। चलिए आज की क्लास इतनी ही,
ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, और भी मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगी बाकी टॉपिक्स के ऊपर, इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस एनवायरनमेंट के। आप मुझे बताइए, ठीक है, कि आपको क्या अभी भी डाउट लग रहा है, क्या अभी भी है जो आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में बात करनी है, और ज़्यादा डिटेल में मुझे जानना है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में उसको लेंगे। तो कमेंट कर दीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं कमेंट में आपको बता दूंगी, ठीक है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय एंड टेक केयर, और रिवाइज करते रहिए बिकॉज आपके एग्जाम्स धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। ओके, थैंक यू।